हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर मोशन क्लास 9th के लिए डिस्कस करेंगे। तो मोशन में जो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वो टर्म है रेस्ट। विराम क्या होता है? पहले एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे मेरे सामने जो ये बेंचेज हैं वो विराम में है। देखो, विराम के लिए दो चीज़ होना चाहिए। विराम या गति के लिए दो चीज़, एक ऑब्जर्वर जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है और जिसको ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे एक वस्तु बेंच हुआ और दूसरा वस्तु हम हुए, तो मेरे सापेक्ष ये जो बेंच है समय के साथ पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो हम बोलेंगे कि बेंच रेस्ट में है। अब बुक लाइंग ऑन अ टेबल पे रखा गया बुक, तो टेबल पे रखा गया बुक का सराउंडिंग टेबल हुआ, तो बुक जो है अपने सराउंडिंग टेबल के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे बुक विराम में है। तो रेस्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ द पासेज ऑफ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में समय के साथ पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, तो वैसे वस्तु को हम विराम में बोलेंगे। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अन्य वस्तुओं के सापेक्ष नहीं बदलती है। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अन्य वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती हो तो हम उस वस्तु को विराम में कहते हैं। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अन्य वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती हो, तो हम उस वस्तु को विराम में कहते हैं। शुरू में ही हम बतलाए तुमको, किसी वस्तु का रेस्ट या मोशन डिफाइन करने के लिए एक ऑब्जर्वर की ज़रूरत पड़ती है। वही यहाँ ऑब्जर्वर है अन्य वस्तु। एग्जाम्पल से समझेंगे। शुरू में ही हम बतलाएं कि हम टेबल का पोजीशन जानना चाहते हैं कि ए रेस्ट में है कि मोशन में, तो हम किसका विराम चेक कर रहे हैं? पोजीशन का।
तो एक और वस्तु जो कि मैं हूँ, मेरे रिस्पेक्ट में समय के साथ बेंचेज पोजीशन को नहीं बदल रहा है। मेरे सामने का जो ट्री है वो मेरे सापेक्ष समय के साथ पोजीशन नहीं बदल रहा है। तो हम कहेंगे कि ये बेंचेज, ए ट्री, टेबल पे रखा गया बुक सभी विराम में है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। कोई भी वस्तु अपने सराउंडिंग के सापेक्ष समय के साथ पोजीशन नहीं चेंज करता हो तो उसको हम विराम में कहते हैं। अब आगे का टर्म है मोशन। नेक्स्ट टर्म है मोशन। मोशन गति। विराम तुम समझ गए हो तो उसका अपोजिट डिफिनेशन मोशन होगा। जहाँ अपोजिट टर्म होते हैं वहाँ याद करना इजी होता है। एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद रहेगा। विराम में क्या पढ़ें? पोजीशन नहीं बदलती हो, वहाँ से नहीं सिर्फ हटा दो, तो वही गति का डिफिनीशन हो गया। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। ओके, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अन्य वस्तुओं के सापेक्ष, अन्य वस्तुओं, ये जो अन्य वस्तुओं है इसका मतलब ऑब्जर्वर है ना। अरे विराम या गति को डिफाइन करने के लिए एक ऑब्जर्वर की जरूरत है, तो ये ऑब्जर्वर है अन्य वस्तुओं। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अन्य वस्तुओं के सापेक्ष, अन्य वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ, समय के साथ, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अन्य वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ बदलती हो तो उसे हम गति में कहते हैं। गति में कहते हैं। जैसे मान लो हम ऑब्जर्वर है और मेरे आगे से एक कार मूव करते हुए आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा देर पहले उसका पोजीशन वहाँ था, थोड़ा देर के बाद पोजीशन यहाँ आ गया, थोड़ा देर के बाद पोजीशन यहाँ आ गया। मतलब मेरे रिस्पेक्ट में वो समय के साथ पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कार मोशन में है। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अन्य वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ बदलती हो तो उसे हम गति में कहते हैं। मूविंग बस, मूविंग ट्रेन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं गति का। अब इस विराम और गति को हम लोग जो रियल में होता है उस चीज पे बात करेंगे। ए विराम और गति रिलेटिव डिफाइंड होता है। देखो यहाँ पे नोट, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म।
रिलेटिव टर्म, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। विराम और गति, विराम और गति आपेक्षिक पद है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, किसी भी प्लेस का जो हम पोजीशन बतलाते हैं उसके लिए एक रिफरेंस पॉइंट की जरूरत है। रिफरेंस पॉइंट, इसको बोलते हैं निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बतलाने के लिए एक रिफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है, एक निर्देश बिंदु की ज़रूरत है। जैसे हम बोलते हैं यहाँ से रमेश चौक 1 किलोमीटर नॉर्थ है, तो एक बात ट्रू है इस पॉइंट के लिए। अगर इस रिफरेंस पॉइंट को हम बदल देंगे तो डायरेक्शन भी बदल जाएगा और डिस्टेंस भी बदल जाएगा। तो विराम और गति आपेक्षिक पद है। किसी भी ऑब्जेक्ट विराम में है कि मोशन में है, इसके लिए एक पूर्णतः स्थिर रिफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। एक पूर्णतः स्थिर रिफरेंस पॉइंट, एक पूर्णतः स्थिर निर्देश बिंदु लेना पड़ेगा। तो हम लोग निर्देश बिंदु सर्च करते हैं जो पूर्णतः स्थिर हो। इस ब्रह्मांड में सर्च करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में सर्च करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अर्थ से। तो हमको पता है कि अर्थ रोटेट करती है सन के अकॉर्डिंग। तो जब अर्थ रोटेट करती है सन के अकॉर्डिंग, तो इस पे लिया गया पॉइंट पूर्णतः स्थिर कैसे हो सकता है? अब ऊपर की ओर चलते हैं। तो सारे सोलर सिस्टम अपने गैलेक्सी से होकर गुजरती है और गैलेक्सी अदर गैलेक्सी से होकर गुजरती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी बिंदु नहीं जो पूर्णतः स्थिर हो, जो पूर्णतः स्थिर हो। तो बच्चों, शुद्ध विराम और शुद्ध गति डिफाइंड नहीं है। शुद्ध विराम और शुद्ध गति डिफाइंड नहीं है। रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन डिफाइंड है। कहने का मतलब जो रेस्ट और मोशन हम बतलाते हैं वो रिलेटिव बतलाते हैं। अदर एग्जाम्पल से इसको समझेंगे हम लोग। जैसे भी तुम लोग मेरे सामने बैठे हो तो तुम मेरे लिए विराम में हो, रेस्ट में हो, लेकिन कोई अदर प्लेनेट से ऑब्जर्व करता होगा तो वो धरती को क्या देखेगा? मोशन में देखेगा। अदर एग्जाम्पल, ट्रेन में बैठा हुआ फेलो पैसेंजर सहयात्री, ट्रेन में बैठा हुआ सहयात्री अपने सहयात्री जो है उसके रिस्पेक्ट में बैठा हुआ पैसेंजर जो है, एक यात्री अपने सहयात्री के लिए ट्रेन में बैठा हुआ क्या है? विराम में। लेकिन प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी के लिए क्या है? मोशन में। तुम चलती कार में बैठे हो, कार मूव कर रही हो और तुम बैठे हुए हो, तो तुम्हारे सापेक्ष ड्राइवर विराम में है, लेकिन ठीक उसी समय पे रोड किनारे खड़े हुए आदमी के लिए वो मोशन में है। तो देखो, एक ही ऑब्जेक्ट है और एक ही टाइम है, लेकिन एक के लिए रेस्ट में है, दूसरे के लिए मोशन में है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। कौन ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कौन ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये डिपेंड करता है तुम्हारा रिफरेंस पॉइंट कौन है, किस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो।
चलती कार में तुम बैठे हो तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में ड्राइवर रेस्ट में है, वही ड्राइवर रोड किनारे खड़े अदर लड़के के लिए मोशन में है। तो कहने का निष्कर्ष ये हुआ कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। विराम और गति आपेक्षिक पद है। जो वस्तु किसी एक के लिए विराम में है उसी समय पे वो वस्तु अदर के लिए मोशन में भी हो सकता है। सो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन कैन नॉट बी डिफाइंड हेयर। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। गति के प्रकार। गति के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में 4 ही हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन या वन डायमेंशनल मोशन, ऑल आर सेम। देखो इसका हिंदी रैखिक गति। रैखिक गति, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति और 1 डायमेंशनल मोशन, एक आयामी गति। एक आयामी गति, ऑल आर सेम। तो पहले समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। चीज़ों को अगर तुम समझ जाते हो तो लिखना आसान होता है। साइंस में समझने पे ही जोर देना चाहिए। जो तुम समझ गए हो तुम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। साइंस रटा मार के नहीं सीख सकते हो। तो लीनियर मोशन रैखिक गति, रेक्टिलिनियर मोशन सरल रेखीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन एक आयामी गति, सब सेम है बच्चों। देखो रैखिक गति क्या होता है, तो तुम लोग देखा होगा एनसीसी कैडेट को मार्चिंग करते देखा होगा, या तुम लोग टेलीविज़न पे देखा होगा अशोक राजपथ में 26 जनवरी या 15 अगस्त को परेड। तो उसमें जो सैनिक हैं और जो मार्चिंग करते हैं एकदम स्ट्रेट लाइन में, एकदम स्ट्रेट लाइन में मार्चिंग करते हैं। तो उसी तरह का गति कहने का मतलब ये है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गमन कर रही हो, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गमन कर रही हो तो उसको रैखिक गति या सरल रेखीय गति या एक आयामी गति कहते हैं। एक आयामी गति 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है समझो बच्चों। 3 एक्सिस होता है, ये एक्स है, ये वाई है और इधर जेड होता है। इधर देख रहे हो ना, इधर। तो ऐसा लाइन हम खींच सकते हैं? नहीं, तो इसको ऐसे खींचते हैं। ये जो फिगर देख रहे हो ना बच्चों,
और 3 डायमेंशनल फिगर है और तुम्हारा बोर्ड है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल पे 3 डायमेंशनल का कभी फिगर नहीं बनता है। सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर के थ्रू उसे दिखाया जाता है। यहाँ कहने का मतलब x इधर है, y इधर है, z इधर है, ऐसे समझो। ओ वाल का जो कॉर्नर है उसको तुम ऑरिजिन मान लो, मूल बिंदु, तो O हुआ x एक्सिस, A हुआ y एक्सिस और A हुआ z एक्सिस। ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो कहने का मतलब एक्सिस 3 होता है। हम A समझा रहे हैं एक आयामी गति क्या होता है। तो देखो समझो, लिखा अपने सेंस से जाता है। समझो, एक आयामी गति, यहाँ 3 आयामी है, तो 3 आयामी में से किसी एक पर अगर मोशन की चर्चा हो रही हो, वस्तु के मोशन की चर्चा हो रही हो, तो उसे 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस वी डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिंगल एक्सिस इन अ सिंगल एक्सिस इज नोन एज 1 डायमेंशनल मोशन। 3 एक्सिस में से किसी एक एक्सिस पे, या तो x एक्सिस पे या y एक्सिस पे या z एक्सिस पे किसी वस्तु का गमन हो रहा हो, 3 एक्सिस में से किसी एक से 3 एक्सिस में से किसी एक एक्सिस पे, या तो x एक्सिस पे या y एक्सिस पे या z एक्सिस पे किसी वस्तु का गमन हो रहा हो, तो उसे एक आयामी गति कहते हैं। तो तीनों सेंस यही है, सेम है। तो रैखिक गति हम लोग डिफाइन करते हैं बच्चों, यदि किसी वस्तु की गति एक सरल रेखा में हो, एक सरल रेखा में हो, तो उसे रैखिक गति कहते हैं। यदि किसी वस्तु की गति एक सरल रेखा में हो तो उसे रैखिक गति कहते हैं। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन। एग्जाम्पल, मूविंग कार इन अ स्ट्रेट रोड, एक सरल रेखा में कार की गति। बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक स्ट्रेट ट्रैक पे ट्रेन की गति, ये सब लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। नहीं, स्ट्रेट रोड में कार की गति, स्ट्रेट ट्रैक पे ट्रेन की गति, ये सब रैखिक गति का उदाहरण है। यदि किसी वस्तु की गति एक सरल रेखा में हो तो उसे रैखिक गति कहते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन।